अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू होने जैसी स्थिति बनती हुई दिख रही है। अमेरिका ने दावा किया है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने ईरान की रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर हमला किया है। उधर ईरान ने भी दावा किया है कि उसने अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। बता दें कि इससे पहले ईरान ने रविवार को यह दावा किया था कि उसने MQ-1 ड्रोन को मार गिराया है, जो अमेरिका का ड्रोन था। यानी दोनों ओर से दावे किए जा रहे हैं हमलों के और एक दूसरे के ड्रोन्स और मिसाइलों के मार गिराए जाने के। इस बीच ईरान से एक और बड़ी खबर आई है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि ईरान की सत्ता पर अब IRGC के कमांडरों का ही पूरा कंट्रोल है, उनका ही पूरा नियंत्रण है। ऐसे में सरकार के पास कुछ कर पाने की ताकत नहीं बची है। इसके साथ ही बीते 24 घंटे में 5 बड़े जो अपडेट्स आए हैं इन दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति को लेकर, वो भी आपको बता देते हैं। पहला बड़ा अपडेट तो यह है कि ब्यूफोर्ट किले पर इजराइल का कब्जा हो गया है। यह दक्षिण लेबनान में स्थित है, 900 साल पुराना है। इसके अलावा फ्रांस ने लेबनान में जो इजराइल का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है, हमले बढ़ते जा रहे हैं, उसे लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सेना के खिलाफ कोई कठोर कदम वो नहीं उठाएंगे, कोई सख्त एक्शन नहीं लेने वाले हैं। चौथा बड़ा अपडेट यह है कि ईरान ने कहा है कि उसे अमेरिका की नीयत पर भरोसा नहीं है, जो कि ईरान लगातार कहता ही आ रहा है। पांचवें बड़े अपडेट की बात करें तो अमेरिका ने ईरान जा रहे जहाज को रोका है और 17 अप्रैल से अब तक करीब 6 जहाजों को अमेरिका रोक चुका है। ऐसी अपडेट है। तो इन्हीं पांचों अपडेट्स पर, इसके अलावा ईरानी राष्ट्रपति के इस्तीफे वाली खबर पर आज हम तरकश में बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस बातचीत में एक बेहद ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जिन्हें आप तरकश में लगातार देखते आए हैं। देवनाथ सर, बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया पर। पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि क्या सच में राष्ट्रपति का इस्तीफा हो चुका है ईरान में, या सिर्फ ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हाँ वैभव जी, दुनिया भर में सनसनी फैल गई जब पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने रिजाइन कर दिया है। ऐसा कहा गया कि उन्होंने अपना रिजिग्नेशन लेटर जो है वो सुप्रीम लीडर जो है ईरान के मुस्तफा खमेनी उनके पास भेज दिया है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ईरान की तरफ से इस तरह का कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी हुआ है। ना तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर है मुस्तफा खमेनी, उनके प्रवक्ता ने ऐसा कोई बयान दिया है। अब ईरान से अक्सर इस तरह की खबरें आती थीं, अभी भी आती हैं कि IRGC के बीच में और ईरान की सिविलियन लीडरशिप के बीच में काफी तनाव है। होता क्या है वैभव, युद्ध की स्थिति में हमेशा मिलिट्री कमांडर्स जो होते हैं किसी भी देश में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी, चाहे भारत हो या अमेरिका हो, युद्ध की स्थिति में जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव मूड में होते हैं। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, जिंदगी भर वो ट्रेनिंग करते हैं, तैयारी करते हैं कि युद्ध हो। और युद्ध मिलिट्री कमांडर्स क्यों करते हैं? क्योंकि वो विजयी होना चाहते हैं। तो जाहिर बात है IRGC जो है चाहेगा कि यह युद्ध और भीषण तरीके से। अब वैभव, दूसरी तरफ ये भी जाना जाता है कि जो पेजेश्कियन हैं वो जरा मॉडरेट हैं, नरम पंथी हैं, वेस्टर्न एजुकेटेड भी हैं, वो यूरोप अमेरिका घूम चुके हैं, तो थोड़ा नरम पंथी हैं। एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेजेश्कियन जब राष्ट्रपति चुने गए थे, ये बहुत अद्भुत बात है कि हम सोचते हैं कि ईरान में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन पेजेश्कियन को तो चुना गया था। और पेजेश्कियन जो हैं वो सुप्रीम लीडर के कैंडिडेट नहीं थे, आयतुल्लाह खामेनी के कैंडिडेट नहीं थे। जब राष्ट्रपति इलेक्शन हुआ ईरान में तो आयतुल्लाह खामेनी के जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे वो हार गए थे, और पेजेश्कियन जो कि विरोधी दलों के नेता थे वह राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। तो पश्चिमी मीडिया ने कहा कि फिर तो जब भी मौका मिलेगा पेजेश्कियन को खमेनी की जो सरकार है वो लुढ़का देगी। लेकिन वैभव देखो, ऐसा कोई मिल नहीं रहा है, जो ईरान की सरकारी टीवी चैनल से ऐसा कुछ दिखा नहीं रहे हैं, ईराना न्यूज एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है,
और ईरान से तो अभी करीबन करीबन थोड़े बहुत हद तक अगर देखें तो उनके यहाँ इंटरनेट पे जो बैन था वो हटा दिया गया है। तो इस तरह की कोई कंफर्मेशन ईरान के अंदर से आ नहीं रही, वरन ईरानियन न्यूज एजेंसी ईरान ने तो उल्टा दावा कर दिया है कि पेजेश्किन अभी भी प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाल रहे हैं। जी वैभव। बिल्कुल देवनाथ सर, युद्ध से पहले, युद्ध के बाद और युद्ध के दौरान भी हमने ये देखा है कि ईरान में जो ईरान के अधिकारी हैं, ईरान की सरकार हैं, वो अगर किसी दूसरे देश से बात करना चाहते हैं तो उस बातचीत में या तो ईरान के विदेश मंत्री शामिल होते हैं, रांची संसद के अध्यक्ष पहुंचते हैं, या राष्ट्रपति खुद शामिल होते हैं। आईआरजीसी का कोई कमांडर इनमें शामिल हो, खुद सर्वोच्च नेता शामिल हो, ऐसा कुछ तो देखा नहीं गया है। क्या सर्वोच्च नेता या आईआरजीसी खुद चाहेगी कि राष्ट्रपति हट जाएं या विदेश मंत्री के साथ कुछ हो जाए, क्योंकि उनके स्तर पर बातचीत तो वही कर रहे हैं उनके लिए जाकर? हाँ देखो वैभव, ये पश्चिमी मीडिया की अगर माने तो वो तो रोज रोज बोलते रहते हैं कि आईआरजीसी के अंदर और ईरानियन सिविलियन लीडरशिप के अंदर बहुत तनाव है। ठीक है, उनका काम है, उनको अमेरिका से फंडिंग होती है, उनको इजराइल से फंडिंग होती है, सीआईए, मोसाद बड़ी तादाद पे पश्चिमी मीडिया की फंडिंग करते हैं, उनको फीड भी प्रोवाइड करते हैं। देखो पाकिस्तान में तो हम देखते हैं उनका प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है तो पीछे रहता है, पहले आसिम मुनीर सामने रहते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर या विदेश मंत्री कहीं जाते हैं, चाहे अमेरिका हो या चीन, वो पीछे रहते हैं, आसिम मुनीर सामने रहते हैं। लेकिन ईरान के बारे में हमने कुछ ऐसा देखा नहीं है। ईरान में जो आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स हैं, चाहे वो समझो ज्यादातर ब्रिगेडियर हैं, कुछ मेजर जनरल हैं, वो हमेशा पृष्ठभूमि में रहना पसंद करते हैं। मेरे नॉलेज में कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या आईआरजीसी के कोई बड़े अफसर सामने आए, मुझे याद नहीं आ रहा है। देखो आईआरजीसी की जो चयन प्रक्रिया है वैभव, वो बहुत ही पिक्यूलियर है, ईरान की आर्मी से एकदम अलग। ईरान की आर्मी की चयन प्रक्रिया हम जैसी है, जैसे इंडिया में रिटन टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है और फिर मेडिकल होता है। जो लोग पास हो जाते हैं रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और मेडिकल में, उनको फौज में भर्ती कर लेते हैं बतौर अफसर। इंडिया में ईरान की आर्मी में भी मोर और लेस यही सिस्टम है, यानी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत कम है, ना के बराबर है। लेकिन वैभव आईआरजीसी जो है शुरुआती दिनों से 1979 से ही आईआरजीसी में चाहे कोई जवान ज्वाइन करना चाहता हो या कोई अफसर बन के ज्वाइन करना चाहता हो, उनकी सिलेक्शन जो है वो पॉलिटिकल बेसिस पर, यानी कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर उनको रिकमेंड करे। कम से कम जैसे अगर वो किसी गांव से आता है तो गांव का सरपंच रिकमेंड करे, अगर वो किसी खानदान से आता है तो वो खानदान का जो मुखिया है वो रिकमेंड करे। और ईरान में भी लॉयल खानदान होते हैं जो सदियों से ईरान के झंडे की सेवा करते रहे। तो आईआरजीसी बहुत ज्यादा लॉयल होती है, लॉयल्टी जो है, लॉयल्टी टुवर्ड्स सुप्रीम लीडर पहली दरकार है आईआरजीसी ज्वाइन करने के लिए, बतौर जवान, बतौर जेसीओ, बतौर अफसर। जी वैभव। बिल्कुल सर, एक बात और बार बार उठ रही है, जैसे कि सबको पता है कि एक तात्कालिक युद्ध विराम तो अभी दोनों देशों के बीच में है, हमले तो नहीं होने चाहिए कायदे से, लेकिन हमले की खबरें भी आ रही हैं। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि MQ-1 MQ-9 ड्रोन्स गिरा दिए हमने अमेरिका के। अमेरिका भी अपना दावा कर रहा है कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम को एक ध्वस्त कर दिया है, 2 ड्रोन मार गिराए हैं ईरान के। तो ये क्या चल रहा है बीच बीच में? हाँ वैभव, देखो उभय पक्ष जो है, जब से सीजफायर डिक्लेयर किया अमेरिका ने 8 अप्रैल में, उभय पक्ष ने एक दूसरे पर कोई बड़ा हमला नहीं किया। बड़ा हमले का डेफिनेशन मैं बताता हूं कि जैसे ईरान ने कोई भी बड़ी मिसाइल इजराइल की तरफ लॉन्च नहीं की 8 अप्रैल के बाद। बड़ा हमला जैसे मैं बताता हूं कि 8 अप्रैल के पहले जब 40 दिन का युद्ध चला तो अमेरिका और इजराइल रोज 300 विमानों को भेजते थे ईरान के ऊपर, वो रोज 600 बॉम्ब गिराते थे ईरान के ऊपर, तेहरान के आसपास या ईरान के बड़े शहरों के जो आईआरजीसी छावनियां हैं उन पर। ऐसा नहीं हो रहा है।
हो ये रहा है कि बस वो पर्शियन गल्फ जो है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है, वहां छोटी मोटी, बहुत ही छोटी मोटी झड़प जैसी चल रही है। कोई आईआरजीसी का जो कमांडर है उसको दिख जाता है कि पर्शियन गल्फ से कोई अमेरिकन शिप जा रही है या ऐसे देश का शिप जा रहा है जो कि ईरान का मित्र नहीं है, तो छोटा सा एक मिसाइल दाग देता है उस शिप की तरफ। अमेरिका ने तो इस प्रोजेक्ट का नाम ही दे दिया था प्रोजेक्ट फ्रीडम, कि वो अमेरिकन नेवी के एस्कॉर्ट से गल्फ में देशों के तेल टैंकर और गैस टैंकर फंसे हैं उनको एक एक करके निकालेगा। अच्छा, अमेरिका क्या करता है, जैसे ही ईरान इन शिप्स पर एक दो मिसाइलें दागता है, ये छोटी छोटी मिसाइलें होती हैं, इनका वॉरहेड भी छोटा ही होता है, 10 किलो 20 किलो का, और रेंज भी छोटी होती है, 80 किलोमीटर 120 किलोमीटर। तो ईरान जैसे ही इन मिसाइलों को दागता है तो अमेरिका क्या करता है, तुरंत, ये छोटे छोटे टापू हैं पर्शियन गल्फ में 5-6, इन टापुओं में जो पहाड़ हैं उसके अंदर ईरान ने सुरंगें बनाकर इन लॉन्चर्स को रखा हुआ है। छोटी छोटी मिसाइलें, छोटे छोटे लॉन्चर, मिसाइलें जो है 60 किलोमीटर चली जाती हैं, 80 किलोमीटर चली जाती हैं, उनमें जो धमाका होता है हाई एक्सप्लोसिव 5 किलो 10 किलो के होते हैं। तो अमेरिका क्या करता है, इन टापुओं पर हमला कर देता है। अब इन टापुओं पर उन्होंने अपने ये मोबाइल टावर जैसे होते हैं ना, इस तरह के कंट्रोल टावर, सिग्नल टावर लगाए। तो अमेरिका कहता है कि इन्हीं टावरों का इस्तेमाल ईरान करके अपने ड्रोन्स को और मिसाइलों को गाइडेंस करता है। तो अमेरिका इन टावर्स पर भी या इन रेडार्स पर भी, जिसका इस्तेमाल ईरान करता है ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए, ड्रोन का जो ग्राउंड कंट्रोल वाला हिस्सा है, उन पर हमले कर देता है। तो ये हमले बस वहीं पर सीमित हैं, 5-7 किलोमीटर उत्तर दक्षिण, 30-40 किलोमीटर पूर्व पश्चिम, और ये बहुत छोटे छोटे हमले होते हैं। एक या दो अमेरिकन जहाज आते हैं, वो 2 या 4 छोटे वाले बॉम्ब गिराते हैं, या अमेरिका छोटे छोटे ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जैसे छोटे छोटे, समझो 4 या 8 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल दागता है सिर्फ इन टारगेट पर, यानी ईरान की मेन लैंड पर कोई हमला नहीं हो रहा। अब ईरान को भी जोश आ जाता है, वो बदले में कुवैत पे जैसे हमला कर दिया। ईरान कहता है कि ये जो अमेरिकन हवाई जहाज आए हमला करने के लिए, ये टेक ऑफ करके कहां से आए, कुवैत से। तो कुवैत का जो रनवे है वहां पर अमेरिकन एयरफोर्स ने अपने फाइटर विमान रखे हैं। तो ईरान एक छोटा सा सिंबॉलिक अटैक करता है, बहुत ही छोटा अटैक कुवैत के रनवे पर, जिससे कोई खास नुकसान तो नहीं हुआ, ये दिखाने के लिए कि कुवैत में भी अभी काउंटर अटैक करने की क्षमता है, ईरान में भी अभी काउंटर अटैक करने की क्षमता है। अगर खाड़ी का कोई भी देश, कुवैत भी अगर अमेरिका को अपने यहाँ से जमीन से, हवा से या पानी से हमला करने देगा ईरान के खिलाफ, तो फिर ईरान उस देश पर हमला कर सकता है। तो टिट फॉर टैट लड़ाई है, जनरल वॉर नहीं। जी बिल्कुल। देवनाथ सर, अभी प्रेस टीवी है ईरान की, उसने एक दावा किया है कि आईआरजीसी ने एक नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है और उसके जरिए ही इन्होंने MQ-1 ड्रोन मार गिराया है अमेरिका का। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को MQ-1 ड्रोन के बारे में थोड़ा बता दीजिए, इसको मार पाना का इतना आसान है गिरा पाना, और ईरान युद्ध के बीच में या पहले से लगातार वो अपनी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, नए नए हथियारों को विकसित कर रहा है, जरा उसके बारे में भी बताइए। कौन सी ऐसी इनकी इकाई होती है जो लगातार इस पर भी काम कर रही है युद्ध के दौरान भी? हाँ वैभव जी, देखिए, हो ये रहा है कि अमेरिका खास तौर से MQ-9 जो ड्रोन है उसको हर रोज हर रात भेज रहा है ईरान में। वो जाके टोही ड्रोन है, वो जाके इंफ्रारेड फोटो लेते हैं ईरान के टारगेट्स की, देखते हैं कि ईरान ने अपने लॉन्चर कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं। और खास बात यह है कि अमेरिकन कमांडर्स अपना डेटा अपडेटेड रखते हैं कि ईरान के आईआरजीसी कहाँ पर अपनी मिसाइलों को छुपा रही है अंडरग्राउंड सुरंगों में। तो जब ये टोही विमान जाते हैं MQ-9, ये ऊंचाई पर उड़ते हैं, मीडियम लेवल पर उड़ते हैं, 30,000 फीट 40,000 फीट, और वहां से टोह लेते हैं, रिकनेसेंस करते हैं। इनकी स्पीड बहुत कम होती है, इनमें एक छोटा सा इंजन लगा होता है, प्रोपेलर। स्पीड महज 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर प्रति घंटे होती है।
इनफैक्ट अगर ये थोड़ा नीचे आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इनको अच्छी फोटो लेनी है, रेजोल्यूशन अच्छा चाहिए टारगेट एरिया का, तो वो 20,000 फीट तक नीचे आ जाते हैं, 10,000 फीट तक नीचे आ जाते हैं, तो उनकी आवाज भी इंजन की कान से सुनाई देती है। तो ईरान के पास बहुत सारे हथियार हैं, खासतौर से इफेक्टिव तो चाइनीज ने उनको HQ-9 दिया हुआ है, जो कि एक अच्छा ठीक ठाक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इससे इन्होंने MQ-9 मारे। S-300 रशिया ने दिए थे, तो उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। भारत के पास S-400 है, इसी का जो प्रीवियस वर्जन है S-300। अब होता यह है कि ईरान ने अपने यहाँ पे भी एयर डिफेंस बनाए हुए हैं सिस्टम्स। वो बोलते हैं, अलग अलग नाम उन्होंने दिए हुए हैं। तोरान 15। तो ईरान दावा करता है कि उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करके अमेरिकन MQ-9 को शूट डाउन किया है, होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी पिछले हफ्ते ही अमेरिका में कांग्रेशनल रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका के इस युद्ध में 22 अलग अलग तरह के वायुयान शॉट डाउन हुए हैं, एयरक्राफ्ट। तो उस 22 उनमें से ज्यादातर जो थे वो MQ-9 ड्रोन थे। अब होता क्या है, देखो वैभव, जो ये ड्रोन उड़ाते हैं ईरान के ऊपर, ये ईरान के रेडार सिस्टम तो पकड़ लेते हैं। अब MQ-9 में एक जैमर लगा हुआ है जो कि कोशिश करता है कि S-300 को जैम कर दे, HQ-9 को जैम कर दे, ताकि उसकी जो इंटरसेप्टर मिसाइल है वो MQ-9 को शूट डाउन ना कर पाए। लेकिन ये कैट एंड माउस गेम है, कभी ये सक्सेसफुल हो जाता है, कभी वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो MQ-9 बड़ी तादाद में गिर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं, बहुत महंगे होते हैं MQ-9। एक MQ-9 की कीमत करीबन समझो 300 मिलियन डॉलर बताई जा रही है, यानी भारत के करेंसी में करीबन 300 करोड़ रुपए। तो अगर बड़ी तादाद में MQ-9 गिर रहे हैं तो अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय है। वैसे इंसिडेंटली बता दूं कि यही MQ-9 रीपर विमान टोही जो है, इसको भारत भी 31 खरीद रहा है, हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए। जी वैभव। बिल्कुल देवनाथ सर, अमेरिका के राष्ट्रपति, वहां के रक्षा मंत्री, वो तो बार बार दावा कर रहे हैं कि हमने तो ईरान की लगभग सुरक्षा प्रणालियों को ध्वस्त कर दिया है, वो अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। फिर उनके पास हथियार बचे कैसे हैं? क्या वो लगातार अभी बना रहे हैं? उनकी वैज्ञानिक क्षमताओं से तो हर कोई वाकिफ है। हाँ वैभव, क्या ईरान फिर से अपनी मिसाइलों को बनाने में कामयाब हो रहा है? ईरान ये दावा करता रहा है कि उसके पास युद्ध के पहले से ही 4,000 मिसाइलें थी। मैं लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात कर रहा हूं, ऐसी मिसाइलें जो कि इजराइल तक चली जाएं। ईरान का दावा था कि वो उनके पास 4,000 है। कुछ हद तक CIA और मोसाद ने भी इसी तरह के रिपोर्ट दिए थे। अब ईरान ये दावा करता है कि उन्होंने इनमें से महज कोई 1,000 या 1,200 के आसपास फायर किए हैं इजराइल की तरफ 40 दिन के युद्ध के दौरान, 1 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक। तो अगर ईरान का दावा सही है तो उनके पास अभी भी 2,000 2,500 ऐसी मिसाइलें बाकी हैं। दूसरी बात है कि ईरान ने अपनी मिसाइलों को फिर से बनाने के लिए जो अंडरग्राउंड सुरंगें हैं, उसमें ईरान बीच बीच में वीडियो दिखाता है कि उसने वहां पर पूरे ड्रोन सिटीज बनाए हुए हैं अंडरग्राउंड सुरंगों में। शहर के शहर पे उसने प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई हुई हैं। अब देखो वैभव, वो कितनी मिसाइलें बना रहे हैं, शायद थोड़ी बहुत बना रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में तो बना नहीं सकते, क्योंकि उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं ज्यादातर चाइना से आते थे, रशिया से आते थे। खासतौर से उसमें जो सॉलिड फ्यूल इंजन है, उसका जो सॉलिड फ्यूल है, वो तो ज्यादातर चाइना से आते थे। तो अब ईरान की एयर स्पेस पर तो अमेरिका का आधिपत्य है, तो कोई चाइनीज विमान आके स्पेयर पार्ट्स या सॉलिड फ्यूल डिलीवर नहीं कर सकता। इसी तरह से अरब सागर में या ओमान की खाड़ी में तो US नेवी का ही दबदबा है, तो कोई चाइनीज शिप अगर ईरान की तरफ बढ़ता है सॉलिड फ्यूल लेकर ईरानी मिसाइलों के लिए, तो अमेरिका की नेवी रोक देती है।
कुछ बना रहे हैं। वह मैं बीच में आज से 15 दिन पहले एक जगह पर डीआरडीओ के साइंटिस्ट से मिला था। जी। मैं कुछ भारत डायनामिक्स लिमिटेड के इंजीनियर से मिला था। वैसे बता दूं कि बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड ही भारत में पृथ्वी बनाती है, अग्नि मिसाइल बनाती है, ब्रह्मोस बनाती है। उनका कहना था कि ईरान के पास कुछ रेजिडुअल क्षमता अभी भी है, जरूरत पड़ने पर वो हर रोज 2-4 बड़ी वाली मिसाइल की बात कर रहा हूं बना सकते हैं, यानी हफ्ते में 10-20 बड़ी वाली मिसाइल बना सकते हैं। लेकिन उनकी प्रोडक्शन लाइन बहुत ज्यादा रेट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। जी वैभव। बिल्कुल देवनाथ सर, एक और खबर आई है वो ईरान से ही है। ईरान की ओर से कहा गया है कि जो हमारी संपत्तियां जब्त की हुई हैं, पैसों को हमारे जो जब्त किया गया है, वो कोई बातचीत के जरिए हमें नहीं चाहिए, उस पर तो बातचीत हो ही नहीं सकती, वो तो हमें मिलना ही चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो दोनों देशों के बीच में बात होती है कि एक अंतिम समझौता हो जाए, उसके बाद फिर ये छुटपुट जो घटनाएं हो रही ये भी बंद हो जाए, उस अंतिम समझौते के बीच में कौन कौन सी बातें रोड़ा अटकाए हुए हैं? एक तो ईरान कह रहा है कि हमें हमारी संपत्ति वापस करो, मुआवजा भी दो हमें। ईरान की ओर से अभी और क्या क्या मांगे हो सकती हैं? और दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि वो लगातार अपनी मिसाइलों को बना भी सकता है, जिनसे आप मिले थे उन्होंने खुद ही ये बात कही है कि वो बड़ी वाली मिसाइलें भी बना सकता है, तो इसका मतलब वो भी युद्ध की तैयारियों में तो जुटा ही होगा। आवाज नहीं आ रही देवनाथ सर आपकी। हाँ वैभव, अगर हम पॉइंट्स देखें, देखो पॉइंट्स अमेरिका की तरफ से भी 10-15 हैं, ईरान की तरफ से भी 10-15 हैं। अगर हमको छोटे पॉइंट, आसान पॉइंट ढूंढें तो अमेरिका कुछ एक आध चीजें तो बहुत ही छोटी छोटी सी हैं। जैसे ईरान कह रहा है कि हमारा जो पैसा इन्होंने फ्रीज किया हुआ है 1979 से, अमेरिका में, यूरोप के देशों में भी फ्रीज किया हुआ है अमेरिका के दबाव में। और तो और रिजर्व बैंक ऑफ ईरान के जो चेयरमैन है, उन्होंने पूरी लिस्ट जारी की थी कि अमेरिका के दबाव में जापान में, हांगकांग में और ताइवान में, इन देशों में भी ईरानियन एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया था। तो अलग अलग आकलन है। अगर आप प्योरली ईरानियन एसेट्स जिनको फ्रीज किया गया, अमेरिका में कोई बोल रहा है $12 बिलियन है, कोई बोलता है $25 बिलियन है, और ये अलग अलग तरह के फ्रोजन एसेट्स हैं। कुछ तो प्राइवेट एसेट्स हैं ईरान के। 1979 के पहले ईरान के जो बड़े टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट थे, धनाढ्य लोग थे, वो अपना पैसा जाहिर बात है लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में रखते हैं, जैसे भारत के लोग भी रखते हैं। कुछ जो है ईरानियन कंपनियों का पैसा था। ईरानियन मल्टीनेशनल्स बहुत फ्लरिश कर रही थी 1979 के पहले, शाह ऑफ ईरान के टाइम में, उनका पैसा है। और कुछ पैसा ईरान का ऐसा है जो कि ईरान की सरकार ने 1979 के पहले की बात कर रहा हूं, जब अमेरिका और ईरान के बीच में शाह ऑफ ईरान के टाइम में बड़े अच्छे रिलेशन था। ईरान की सरकार जो कच्चा तेल बेचकर जो डॉलर कमाती थी, उसको अमेरिकन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती थी। तो वो बॉन्ड्स कहां है? अमेरिका में पड़े हैं। तो ये पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं, अमेरिका चाहे तो इनको आस्ते आस्ते रिलीज कर सकता है। इसी तरह से देखो, ईरान के ऊपर अमेरिका ने 1979 से लेकर आज तक 4500 से ज्यादा सैंक्शन लगाए। कुछ छोटे छोटे सैंक्शन तो बहुत ही छोटे छोटे सैंक्शन है। कैसे? अमेरिका ईरान से कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं होने देता। ईरान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? समझो काजू, किशमिश, खजूर, ईरानियन कारपेट। अब अमेरिका दूसरे देशों को डिस्करेज करता है कि ईरान से कोई चीज, काजू, खजूर या कारपेट इंपोर्ट मत करो, इंपोर्ट करोगे तो मारे जाओगे, मैं तुम्हारे देश पे ही टैरिफ लगा दूंगा। बड़े बड़े भी सैंक्शन लगाए हुए हैं कि ईरान जो है कच्चा तेल अपना किसी को ना बेचे, क्योंकि ईरान की तो कमाई, सारे गल्फ देशों की कमाई कच्चा तेल एक्सपोर्ट करके ही आती है। तो 2018 से अमेरिका ने दुनिया के सारे देशों को कह दिया है कि जो भी देश कच्चा तेल ईरान से मंगाएगा, उस देश को मैं, अमेरिका टैरिफ लगा देगा, या ये कर देगा, वो कर देगा, सैंक्शन लगा देगा। देखो वैसे वैभव, 2018 से पहले भारत ईरान से कच्चा तेल बड़ी तादाद में आयात करता था। हमारा करीबन 25% कच्चा तेल ईरान से आता था, क्योंकि
टेक्निकली वो सुपीरियर क्वालिटी का है, स्वीट वाला। और ईरान हमेशा भारत को बहुत रियायत देता था, कंसेशनल रेट पर देता था। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए तो हमने ईरान से कच्चा तेल लाना बंद कर दिया। तो ये छोटी छोटी मांगे अमेरिका बहुत इजीली मान सकता है। उसके बाद एक माहौल तैयार होगा, बड़ी चीज, कि ईरान 400 किलो संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को दे। ये बहुत भयंकर रिक्वायरमेंट है, ईरान कभी नहीं मानेगा। इनके बारे में 6 महीने तक, अगले 1 साल तक बातचीत हो सकती है। जी वैभव। बिल्कुल, हम माहौल तैयार करने की बात कर रहे हैं सर। माहौल तो दोनों तरफ से तैयार किया जाना चाहिए ना। और माहौल अगर शांति के लिए बनाना है, किसी समझौते के लिए तैयार करना है, तो उसके लिए लेबनान में जो कुछ हो रहा है उस पर भी रोक लगानी पड़ेगी। अभी एक अपडेट आई है, तेहरान ने अमेरिका से बातचीत ही रद्द कर दी है। उन्होंने कहा है कि इजराइल में पहले आप लेबनान को रोकिए, लेबनान में इजराइल को रोकिए। वो क्या कुछ कर रहे हैं, वो लोग अंदर घुसते ही जा रहे हैं, उनकी सेना ऑपरेशन करती जा रही है। ये नेतन्याहू के दिमाग में अभी क्या चल रहा है? क्या वो चाहते क्या? हिजबुल्लाह को पूरी तरह वो खत्म करना चाहते हैं, तभी जाकर रुकेंगे? हाँ वैभव, जब मैं छोटी छोटी पॉइंट्स बोल रहा था, ये एक बहुत छोटी सी पॉइंट है ईरानियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो, कि इजराइल जो है हिजबुल्लाह पर हमला ना करे। अब 2 बार कम से कम अमेरिका ने कोशिश की थी, उन्होंने लेबनान की सरकार और इजराइल के बीच में सीजफायर एग्रीमेंट साइन करवा दिया। लेकिन ईरान के कहने पर यह सीजफायर एग्रीमेंट शायद अमेरिका ने साइन करवा दिया लेबनान की सरकार और इजराइल के बीच में। लेकिन नेतन्याहू थोड़े चतुर हैं। नेतन्याहू ऐसे बोलते हैं कि मैं बॉम्बिंग लेबनान के ऊपर नहीं कर रहा, लेबनान की जो आर्मी है उनके ठिकानों पर नहीं कर रहा। नेतन्याहू ऐसे बोलते हैं कि दक्षिण लेबनान में लिटानी रिवर के पास जो हिजबुल्लाह के गढ़ हैं, इजराइल उन पर हमला कर रहा है। तो ये वो हो रही कि पहले अंडा या चिकन। लेकिन अगर सिंसियरिटी से देखा जाए तो शायद एक समय निर्धारित किया जा सकता है कि आज रात के 12 बजे के बाद हिजबुल्लाह भी कोई हमला नहीं करेगा इजराइल पर, और आज रात के 12 बजे के बाद इजराइल भी कोई हमला नहीं करेगा हिजबुल्लाह पर। तो इतनी ईमानदारी दोनों पक्षों को दिखानी पड़ेगी। शायद ईरान और हिजबुल्लाह राजी हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका के कहने पर भी शायद नेतन्याहू राजी नहीं होंगे। जी बिल्कुल। और पिछले दिनों खबर भी आई थी सर कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन पर कोई गर्मा गर्म बात हुई है, बहस हुई है। जैसा कि आप कह रहे हैं नेतन्याहू बात नहीं मान रहे, तो अगर इजराइल खुद मानने को तैयार नहीं होगा और वो हमला करता रहेगा, मान लीजिए कल वो तय करता है कि ईरान में जो बचे कुछ ठिकाने हैं उनको भी नष्ट करते हैं, तो अमेरिका को तो अंततः युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। हाँ वैभव, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप क्या अभी युद्ध में उतर सकते हैं, उसके बारे में शायद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति इमरजेंसी में 60 दिन का युद्ध लड़ सकते हैं बिना कांग्रेशनल यानी उनकी पार्लियामेंट के अप्रूवल के। तो अगर हम सोचें कि 1 मार्च को युद्ध चालू हुआ तो 1 मई को 60 दिन की मियाद खत्म हो गई। अगर आप देखें उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अभी तक अमेरिकन कांग्रेस के सामने या सेनेट के सामने नहीं गए हैं इस परमिशन को लेने के लिए। तो अमेरिका अपनी तरफ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोर और लेस युद्धबंदी लागू कर। अमेरिका क्या कर रहा है कि वो शायद इजराइल को शह दे रहा है। अमेरिका लगातार इजराइल को वेपन्स सप्लाई कर रहा है, खासतौर से जो ये रेडार गाइडेड बॉम्ब हैं, जीपीएस गाइडेड बॉम्ब हैं, इंफ्रारेड गाइडेड बॉम्ब्स हैं। अमेरिका लगातार इजराइल को सप्लाई कर रहा है, वो भी बड़े वाले 500 किलो के वॉरहेड, 1000 किलो के वॉरहेड, 2000 किलो के बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स अमेरिका लगातार इजराइल को दे रहा है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो शायद युद्ध इस बार ऐसा चले कि अमेरिका तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल दबाव की वजह से हमला नहीं कर पाएगा ईरान पर, लेकिन इजराइल फुल फ्लेज हमला कर सके, करेगा ईरान के ऊपर। ऐसा एक माहौल बन रहा है। लेकिन देखो, नेतन्याहू की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। अमेरिका हर साल नेतन्याहू को करीबन $3.5 बिलियन का ग्रांट देता है हथियारों के लिए। वो ग्रांट 40 दिन की युद्ध में कब का खत्म हो गया? इस साल का जो ग्रांट था
तो ये जो हम कहते हैं ना कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में थोड़ा गर्माहट पैदा हो गई टॉक्स के दौरान, ये एक कारण ये भी हो सकता है कि नेतन्याहू वो 3.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा के हथियार मांग रहे हैं। ग्रांट है, फ्री में मिल रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है बिना अपनी कांग्रेस के अप्रूवल के शायद वो जो 3.5 बिलियन डॉलर की जो लिमिट लगाई हुई है, अमेरिका डेमोक्रेसी है ना, तो कांग्रेस और सेनेट काफी तरह के कंट्रोल करते हैं डिफेंस स्पेंडिंग पर, एड टू फॉरेन कंट्रीज पर। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं अपने सहयोगियों को कि ईरान को 3.5 बिलियन से ज्यादा सैन्य सामग्री और दी जाए। तो ये गर्माहट की वजह हो सकती है। जी वैभव जी। बिल्कुल। आखिरी के कुछ सवाल और हैं देवनाथ सर, आर्थिक पहलुओं पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। सबको पता है कि आज के दौर में युद्ध लड़ना कितना महंगा हो चुका है। ईरान की अभी हम बात कर रहे थे, कई सारे अमेरिका और यूरोप के लोगों का मानना है कि ईरान को अगर पैसे मिल जाएंगे, जो उनकी संपत्तियां जब्त हैं उन्हें वापस फिर से मिल जाएंगी, तो उनका इस्तेमाल वो अपने विकास के लिए नहीं करेंगे, वो मिसाइलों को बनाने के लिए करेंगे, ड्रोन्स को बनाने के लिए करेंगे। ऐसी बातें होती है। दूसरी तरफ आपने ये भी बताया कि MQ-9 MQ-1 ड्रोन जो है अमेरिका के, वो काफी महंगे होते हैं, करोड़ों में, सैकड़ों करोड़ों में उनकी बनाने की उनकी लागत आती है। उन ड्रोनों के गिरने के बाद आर्थिक नुकसान तो अमेरिका का भी हो रहा है। अगर हम जान माल के नुकसान की, जान के नुकसान के साइड में रख दें, ईरान में सबको पता है जनहानि बहुत हुई है, काफी लोगों की जान गई है, प्रदर्शन के दौरान भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन आर्थिक नुकसान पर अगर हम बात करें तो इस युद्ध से अमेरिका और इजराइल को भी तो आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ, आकलन ये है कि अमेरिका ने इस जंग को, खासतौर से जब 40 दिन का जंग हुआ था, अमेरिका का करीबन 29 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ, 29 बिलियन डॉलर। तो हर रोज समझिए रफली 1 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ। ये तो सरकारी फिगर है। जो अमेरिका की प्राइवेट मीडिया है वो दावा कर रही है कि असली जो खर्चा है वो 100 बिलियन या 150 बिलियन से ज्यादा का खर्चा हुआ है। लेकिन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने सेनेटर्स को ये समझा रहे हैं कि ये 30, 40, 50, 60 बिलियन का जो खर्चा है ये कोई खास खर्चा नहीं है, क्योंकि अमेरिका के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मीट हो रहे हैं। अमेरिका का ये सपना है, डोनाल्ड ट्रंप का ये सपना है, बिजनेसमैन, कि ईरान में उनकी जो ईरान की जो ट्रेड है, इंडस्ट्री है, रिफाइनरीज हैं कच्चे तेल की, और गैस पंपिंग के जो स्टेशन है, वो अगर अमेरिकन मल्टीनेशनल्स के हाथ में आ जाएं, जैसा कि उन्होंने वेनेजुएला में कर चुके हैं, तो उनका आकलन है डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों का कि एक बार ईरान का कच्चे तेल और गैस का व्यापार अगर अमेरिकन मल्टीनेशनल्स के हाथ में आ जाएगा, तो अमेरिका को हर साल $1 ट्रिलियन का नफा होगा। $1 ट्रिलियन बोला तो समझिए कितना, 1000 बिलियन। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सबको ये समझा रहे हैं, भाई ये 100-200 बिलियन युद्ध में जो खर्चा है चिंता मत करो, जब ईरान पर हमारा काबू हो जाएगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, ईरान पर जब काबू हो जाएगा तो हमें साल में $1 ट्रिलियन का नफा होगा। ये फिगर वो कहां से ले रहे हैं वैभव? 1979 के पहले अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ईरान जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसका 18% तो शाह ऑफ ईरान जिसको मर्जी जिस कीमत पर एक्सपोर्ट कर सकते थे, 18%। बाकी जो 82% था वो अमेरिकन ऑयल कंपनीज अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के ग्राहक को अपनी मर्जी के दाम पर बेचती थी। ये डिस्ट्रीब्यूशन था। शाह ऑफ ईरान भी खुश, 18% ऑयल जो कि अमेरिकन कंपनीज पैदा कर रही थी, क्योंकि सारे ड्रिलिंग रिग, सारे रिफाइनरीज अमेरिकन कंपनी चला रही थी। शाह ऑफ ईरान खुश और अमेरिका भी खुश। उस वक्त आकलन ये है कि उनकी कमाई हर साल में कोई 200 मिलियन या 200 बिलियन या 250 बिलियन डॉलर थी। तो आज की तारीख में वह कमाई $1 ट्रिलियन एक साल की हो जाएगी। जी बिल्कुल। अक्षय चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों की अच्छी जानकारी रखते हैं। अक्षय जी, अभी हम बात कर रहे थे देवनाथ सर के साथ कि दोनों देश, अमेरिका और ईरान, अभी किस स्थिति में है,
दोनों क्या फिर से युद्ध के लिए तैयार हैं? ईरान के पास अभी कौन कौन से हथियार हो सकते हैं? अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि ईरान ने MQ-1 ड्रोन जो मार गिराया है, अमेरिका का MQ-9 भी मार गिराया है, उसमें उसने उन हथियारों का, मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है जो भी नए नए बने हैं, जो भी हाल ही में बनाए गए हैं, विकसित किए गए हैं। वो कौन से हो सकते हैं? ईरान की कैसी तैयारी है? और अमेरिका भी क्या इस बहुत ज्यादा खर्चे वाले और नुकसान वाले युद्ध को फिर से झेलने के लिए तैयार है? आपका क्या मानना है अभी की स्थिति को लेकर? देखिए, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी। वॉर की अगर हम सिचुएशन देखें घूम घुमा के, इट इज स्टिल एट द सेम पोजीशन जो हम इतने हफ्तों से वेट कर रहे हैं सीज फायर का अभी भी अगर हम ओवरऑल एक स्ट्रेटेजिक चांस देखें 20 to 30% से ऊपर नहीं नजर आ रहा है, अगर हम स्पेशली लॉन्ग टर्म सीज फायर की बात करें, क्योंकि कंडीशंस घूम घुमा के वही हैं जो पोज करी गई थी हर एक की तरफ से। और इस समय एक, जैसे मैंने बताया था पहले भी, क्लियर रिफ्ट नजर आ रहा है यूएस और इजराइल के बीच में आपस में, क्योंकि इनकी आपस में एग्रीमेंट्स कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान एक सिंपल पॉइंट पे अटका पड़ा है, अगर हम उसके बाकी पॉइंट्स को रिमूव करते हैं तो वो लेबनान को लेकर है कि लेबनान को इंक्लूड करना पड़ेगा सीज फायर में। लेकिन यहां पर उनके इजराइल के कंटिन्यूअस स्ट्राइक्स हो रहे हैं लेबनान के ऊपर। और अभी सदर्न लेबनान में आपने देखा उसने बहुत बड़ा स्ट्राइक करा है, उनका मेजर जो हिस्टोरिक फोर्ट है उसको भी उन्होंने कैप्चर करा है, उसको अपना एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पॉइंट बना लिया है। और उधर से लेबनान जो है वो भी कंटिन्यूसली अब स्ट्राइक बैक कर रहा है इजरायली सिटीज के ऊपर। तो यहां पर जो उनकी पहली कंडीशन है वही नजर नहीं आ रही है। सेकंड, ऑफ कोर्स ये तो क्लियर रिफ्ट बनी हुई है कि जो न्यूक्लियर पॉइंट के ऊपर जो कंटेंशन चल रही है यूएस और ईरान की, उसके ऊपर कोई डिसीजन अभी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि हॉर्मूज की अगर हम बात कर रहे हैं तो हॉर्मूज अगर वो खोलेंगे तो ईरान की सिंपल सी कंडीशन है कि आप मेरे पे सैंक्शंस इमीडिएटली रिमूव करिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे श्योरिटी दीजिए, और न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो पॉइंट है वो नहीं आना चाहिए। और यहां पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो एग्री करने के लिए तैयार नहीं है, और इजराइल तो कहीं से भी तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल का तो पहला क्वेश्चन ही आता है कि ना तो मैं लेबनान पे अटैक्स रोकूंगा और न्यूक्लियर के किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं एग्री नहीं करूंगा। अगर हम वेपन्स की बात करते हैं, देखिए अभी सबसे चीज आती है कि जो ईरान है उसके पास वेपन की जो स्टॉक पाइल है, इसको ऑलरेडी यूएस और इजराइल ने काफी अंडर एस्टिमेट किया था जब ये वॉर स्टार्ट भी हुई थी। लेकिन आज की डेट में भी देखा जाए तो मोर देन 50% जो मिसाइल इनका स्टॉक पाइल है, मोर देन 50% जो इनका ड्रोन स्टॉक पाइल है, वो अभी भी वैसा का वैसा है। और उसके पीछे रीजंस हैं। जब यूएस ने करंट एपिक फ्यूरी में जो डिस्ट्रक्शन करी है, इनको लगा था कि हमने इनकी जो मिसाइल साइट्स हैं उनको टारगेट करा है, हमने इनके जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको टारगेट करा है, इससे इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी खत्म हो गई है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जिस तरह से डिसेंट्रलाइज कमांड के बेस पर ईरान आईआरजीसी काम कर रही है, उसी तरह से इनकी जो ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से ही होती है। और अलग अलग जगह से पार्ट्स आते हैं जहां पर चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी तरफ से कंटिन्यूअस सप्लाई चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का, सेमीकंडक्टर्स का, सबका सप्लाई कंटिन्यूअस है। इनकी जो मिसाइल साइट्स हैं, जो इनके अंडरग्राउंड बंकर्स हैं जहां पर ये ड्रोन और मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो जनरली माउंटेन्स की जो रेंजेस हैं उनके नीचे हैं। अब यूएस और इजराइल की स्ट्राइक्स के अकॉर्डिंग जो उनकी रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने बताया कि भाई हमने इनकी जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे स्ट्राइक करा था और इनके एंट्री पॉइंट्स को हमने ब्लॉक कर दिया है, तो जिससे ये बाहर नहीं आ सकते। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सैटेलाइट इमेजेस में क्लियर आया है कि वहां के जो जेसीबीज हैं, ट्रक्स हैं, वो उस जगह को ओपन कर रहे हैं, और रिपोर्टेडली मोर देन 50 गेट्स ओपन हो चुके हैं। दोबारा से ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसी स्पीड से चल रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यूएस की बात करें तो करंटली यूएस इज लॉस्ट मोर देन 423 इंडिविजुअल डेड और वुंडेड। इसके साथ साथ जो उनका ओवरऑल बिलियन ऑफ डॉलर्स का लॉस है, मोर देन 42 प्लस एयरक्राफ्ट, अगर आप ड्रोन्स जो करंट उनके लूज हो रहे हैं तो ये नंबर और बढ़ रहा है। और जो टोमाहॉक की कॉस्ट, जिस तरह हमने पहले भी देखा था कि मेन प्रॉब्लम आ रही है, जो फाइनेंशियल डिफरेंस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ वेपन्स यूज्ड, जहां ड्रोन 30 से $40,000 का है, वहां पर एक टोमाहॉक मिसाइल $2 मिलियन की है। अब इन्फ्लेशन के बाद वही टोमाहॉक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में इनको $3.5 से $4 मिलियन की पड़ रही है। तो ये कह रहे हैं कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में जिस तरह से स्टॉक पाइल बहुत बुरी तरह डिप्रेशिएट हुआ है, तभी आपने देखा कि यूएस ने यूक्रेन से भी एक स्टेप पीछे ले लिया, तो उनका जो स्टॉक पाइल है वो डिप्रेशिएट हो रहा है। अगर यूएस जैसी कंट्री का स्टॉक पाइल इतनी तेजी से डिप्रेशिएट होता है तो चलिए फाइनेंशियली तो हिट होगा, लेकिन जो उनके मेजर एडवर्सरीज हैं, चाइना है, रशिया है, पूरे वर्ल्ड में, उनकी अगेंस्ट वो लोअर स्टॉक पाइल मेंटेन करने का खतरा नहीं ले सकता।
तो कहीं ना कहीं एक जिस तरह जो मैं सीज फायर की बात कर रहा हूं, ईरान अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जबरदस्त डिस्ट्रक्शन हो रखी है, बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है, लेकिन ईरान के लिए शुरू से ही सर्वाइवल की स्थिति है ये। लेकिन यूएस के लिए अब ये स्थिति इन्फ्लेशन की, लोअर स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स की, ओवरऑल कॉस्ट की, ये बढ़ती जा रही है। और यूएस में भी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है। $5 पर बैरल का जो गैसोलीन का रेट है वो पहुंच गया है, बिकॉज हॉर्मुज की ओपनिंग का कोई अभी चांस नजर नहीं आ रहा है। तो अगर हम ड्रोन्स की बात करें तो चाहे इनके शायद ड्रोन्स हो, इनकी लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटीज हो ईरान की, इनके पास अभी 50% से ऊपर ये इंटैक्ट पड़ी हैं और ये उसको रीबिल्ड बहुत जल्दी कर सकते हैं। इनके पास ये कैपेबिलिटी है, बहुत फास्टर रीबिल्डिंग है। बिल्कुल। आखिरी के दो सवाल हैं, आप दोनों मेहमानों से इनका जवाब लेना चाहूंगा। देवनाथ सर के पास चलते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। देवनाथ सर, अभी जैसा कि अक्षय जी ने बताया कि अमेरिका और इजराइल के बीच में तनाव वाली स्थिति दिख रही है। दोनों वो एक मुद्दे पर सहमत नहीं है, खासकर इस युद्ध को लेकर, लेबनान में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर। अगर हम इतिहास में झांक कर देखने की कोशिश करें तो क्या कभी पहले भी ऐसी स्थिति आई है जब दोनों देशों के रिश्तों में बहुत खटास आई हो, और फिर उस स्थिति का सामना कैसे किया था? अभी क्या हो सकता है आगे? नेतन्याहू झुकेंगे या ट्रंप को बात माननी पड़ेगी नेतन्याहू को? हाँ वैभव, देखो अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में माहौल तो टेंशन वाला 1979 से लगातार चला आ रहा है, उसके पहले भी चला आ रहा था। जब तक शाह ईरान थे 1979 सर, मेरा सवाल अमेरिका और इजराइल को लेकर था सर। अच्छा, अमेरिका और इजराइल के बीच में कोई टेंशन नहीं है। ये तो माँ बेटे और भाई बहन के बीच में जो प्यार भरी तरकार है वो है। अमेरिका इजराइल के साथ खून माफ। अमेरिका कुछ भी हो जाए इजराइल का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के लिए इजराइल एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिससे कि वो प्राय फ्री में पूरे पश्चिम एशिया पर, गल्फ कंट्रीज पर कंट्रोल रख सकता है। इस तरफ सुएज कैनाल से लेकर इस तरफ ईरान तक। आखिरी विकेट बची हुई है ईरान। ईरान को भी अमेरिका इजराइल की मदद से गिरा देगा। तो इजराइल अमेरिका का मनचाहा क्या कहते हैं, मित्र है, पुत्र है। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और है सर, देवनाथ सर, उसके बाद फिर हम अक्षय जी के पास चलते हैं। जैसा कि अभी अक्षय चोपड़ा जी को सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि अमेरिका खुद नहीं चाह रहा होगा कि युद्ध आगे बढ़े। महंगाई का सामना वो खुद कर रहा है, आर्थिक दिक्कतें उसके सामने भी हैं, उसके बाद हथियारों के जखीरे में भी काफी कमी आई है, यूक्रेन से हाथ पीछे खींचने पड़े हैं। आपको क्या लगता है अभी ट्रंप प्रशासन क्या सोच रहा होगा? क्या ये सब झेलने के बावजूद वो युद्ध में फिर से जाना चाहेंगे? हाँ वैभव, अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है, अपनी पार्टी से ही आ रहा है। मिड टर्म इलेक्शन है, उनका रिपब्लिकन पार्टी का और डेमोक्रेट्स का दांत एक साथ कोई खास फर्क है नहीं। कांग्रेस में, सेनेट में कोई रिपब्लिकन पार्टी के कितने 5 या 7 सेनेटर ज्यादा हैं। तो मिड टर्म इलेक्शन जब नवंबर में होंगे, उसमें अगर डेमोक्रेट्स कोई 5 या 7 सीटें ज्यादा जीत जाते हैं, यानी रिपब्लिकन से अगर 5 या 7 सीटें हार जाते हैं मिड टर्म इलेक्शन में, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे प्रेसिडेंट बन जाएंगे जहां पर कि प्रेसिडेंट तो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। मैं उनके बाकी 2 या 3 साल का जो कार्यकाल बचा है उसकी बात कर रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भविष्य में प्रेसिडेंट तो होंगे, लेकिन कांग्रेस में और सेनेट में प्रधानता किसकी होगी? डेमोक्रेट्स की। तो टूथलेस वंडर बन जाएंगे। ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहले हो चुका है। एक और चीज है, जेडी वांस को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं बतौर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो जेडी वांस अगर मिड टर्म इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स ज्यादा जीत जाते हैं और रिपब्लिकन्स कम जीतते हैं, तो जेडी वांस का पॉलिटिकल करियर बतौर राष्ट्रपति शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। जी बिल्कुल। इन्हीं 2 आखिरी सवाल के साथ अक्षय जी के पास चलते हैं। अक्षय जी, हम अमेरिका इजराइल के रिश्तों पर बात कर रहे थे, आपने खुद ही बताया था, आगे क्या होगा और इस युद्ध का भविष्य कैसा हो सकता है? देखिए, मुझे सबसे बड़ी जो कंटेंशन नजर आ रही है वो यूएस और ईरान को लेकर नहीं आ रही है, वो मुझे इजराइल को लेकर आ रही है। शायद हम ये चीज भूल रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट नेतन्याहू है वो जो सुपर स्पार्टा डॉक्ट्रिन है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग अगले 10 सालों में इजराइल $110 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सो दैट वो फॉरेन इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे और कंटिन्यूअस वॉर के लिए तैयार रहे।
कंटिन्यूअस वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एंगेज अगर वो रहेंगे, और एंगेज किससे रहेंगे? ऑफकोर्स जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो ईरान है उसके प्रॉक्सीज के साथ हैं, तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो लेबनान की जो करंट वॉर है उससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर अगर वो पीछे हटते भी हैं तो जो कंडीशंस नेतन्याहू और इजराइल ने वहां पे आईआरजीसी ने दी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस है। उनके ऊपर ईरान कभी अग्री नहीं करेगा, ना लेबनान कभी अग्री करेगा। ऑन दी अदर हैंड ट्रम्प साहब की अगर हम बात करें, अमेरिका आर द लूजिंग एंड, पूरे वर्ल्ड आर द लूजिंग एंड, लेकिन ट्रम्प साहब की पर्सनल यहां पे बहुत बेनिफिट हो रहे हैं। चाहे हम उनके बेटे की बात करें, उनकी फैमिलीज की बात करें, हम उनके स्टॉक, जिस तरह से वो स्टॉक मार्केट में प्ले कर रहे हैं, जिस तरह से जो ड्रोन इंटरसेप्शन जो कंपनीज हैं, जो जिसमें उनके खुद के जो बच्चे हैं उनका हाथ है, वो ओन करते हैं, और जो एंटायर मिडिल ईस्ट है उसको सप्लाई कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिससे ट्रम्प साहब की खुद एज अ बिजनेसमैन यहां पे बहुत बेनिफिट हो रहा है। लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड ओवर उन्होंने इस टाइम स्टेप्स लिए हुए हैं, खाली इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ही नहीं, चाहे हम इंडिया की बात करें तो H1B वीजास की बात करें, उनके प्रॉब्लम जो चल रही है ग्रीन कार्ड होल्डर्स में, जहां पे 1 लाख प्लस इंडियन टेकीज की जॉब्स जो हैं वो खतरे में हैं, उनको रिटर्न करने की बात हो रही है। उधर चाइना से उनके अलग कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, नेटो ने उनसे अलग एक गैप बनाकर रखा हुआ है अब, क्योंकि जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा रशिया ने रोमानिया के ऊपर अटैक करा है, तो नेटो ने बोला हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे हर इंच तक। हाउएवर यूएस ने मना कर दिया, हम इसमें आएंगे नहीं। तो यहां पे कहीं ना कहीं यूएस अपने को एलियनेट कर रहा है, और इसलिए जैसा भी देवनाथ सर ने भी बोला कि इनकी जो अपनी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। और मैं आपको वैभव पर्सनली बताऊं, ये होने भी चाहिए। ट्रम्प साहब जो हैं वो इस समय किसी के लिए भी अच्छे नहीं है, चाहे हम यूएस की बात करें चाहे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें। तो फ्यूचर में सीज फायर का हम सारे वेट कर रहे हैं, क्योंकि सफर अल्टीमेटली अगर आप इंडिया को लेकर करें तो हम देख ही रहे हैं कि हमारे ऑयल प्राइसेस की, और क्रूड जो ऑयल है उसका क्या प्राइस चल रहा है, एलपीजी के क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो होपफुली अगर ये अगले कुछ महीनों में भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं चीजें, तो उसको भी स्टेबलाइज होने में कम से कम 1 साल लगेगा। तो जितनी जल्दी सीज फायर हो, हॉर्मुज ओपन हो, उतना बेटर है। बिल्कुल। देवनाथ सर, अक्षय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप इंडिया के साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण बातें साझा की है, इस युद्ध से जुड़ी हुई, इस तनाव से जुड़ी हुई, और भविष्य में क्या कुछ हो सकता है वो भी आपने हमारे दर्शकों को बताया। तो फिलहाल सब यही चाह रहे हैं, पूरी दुनिया यही चाह रही है, युद्ध अब दोबारा शुरू ना हो और युद्ध विराम हो जाए, कोई अंतिम समझौता हो जाए जिस पर दोनों पक्ष राजी हो, लेकिन ऐसा होता हुआ तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल तक की जो भी अपडेट थी हमारे विशेषज्ञों ने आपको बताई दी। जो भी नई जानकारी सामने आएगी इस युद्ध से जुड़ी हुई, आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.